सभी को जोहार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का पतंजलि आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहायक आचार्य की। तो सहायक आचार्य की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम में सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हमारे संस्थान के डायरेक्टर सर संजय तिवारी सर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आप YouTube पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपसे सिलेबस का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम हुआ कृपा शंकर और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो फिजिक्स की सिलेबस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा का जो है पैटर्न क्या होगा। तो इसमें आपका सबसे पहले है पेपर 1। और अगर पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पेपर हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी ट्राइबल लैंग्वेज, जैसे कि आपका नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंच परगनिया हो गया, कोई भी हो, आप अपने मैट्रिक के अनुसार यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब कि ये सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में होना चाहिए। यहाँ से आपके 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और समय आपका होगा 2 घंटे का। इसके बाद पेपर 2 जो है, इसमें आप ट्राइबल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक विषय का चयन कर सकते हैं। और ये भी परीक्षा जो आपका 100 नंबर का होगा और इसके लिए समय जो है 2 घंटे का है। इसके बाद पेपर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप एक तरह से कह सकते हैं कि JSSC CGL का सिलेबस है, जिसमें आपको GS पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब यहाँ पर जनरल साइंस आपको पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ने होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड GS आपको इस पेपर 3 के अंदर पढ़ना है। अब अगर पेपर 4 की अगर हम बात करें तो पेपर 4 में अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिख रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियल, इसके बाद अकाउंट और बिजनेस स्टडी, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो साइंस में जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से आप किसी 3 का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस आपके TGT के जो सिलेबस निर्धारित किए गए थे वही सिलेबस को यहाँ पर डाल दिया गया है। तो एक नज़र हम लोग जो है सिलेबस पर डिस्कस आइए करते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा TGT का डाला हुआ सिलेबस, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट जो है ये जनरल फिजिक्स के नाम से है। और जनरल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है वेक्टर और वेक्टर का प्रॉपर्टीज। वेक्टर और इसका प्रॉपर्टीज एक ऐसा टॉपिक है जिसका पूरे फिजिक्स में अहम रोल है। आप कह सकते हैं कि पूरे फिजिक्स का जो एक तरह से, वैसे तो मैकेनिक्स को बैकबोन माना जाता है, लेकिन बैकबोन से कम आपका ये भी नहीं है। मतलब कि अगर आप फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और इस सिलेबस को अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको वेक्टर पर बेहतर ग्रिप बनाना होगा, क्योंकि वेक्टर का यूज जो है पूरे फिजिक्स के अंदर आएगा। इसके अलावा इधर जो आपका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये सब टॉपिक जो है मोशन के अंदर आता है और यहाँ पर मोशन के सारे टॉपिकों का चर्चा नहीं किया गया है, सीधा एक दिया है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें आपको तरह तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं और आपके सामने भी कोई एक गाड़ी चल रही है। अब मान लीजिए कि दोनों गाड़ी के पास कुछ ना कुछ रफ्तार है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप एक गाड़ी में बैठ करके दूसरे गाड़ी वाले ऑब्जर्वर को देख रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, उसके वेलोसिटी क्या रही होगी। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका रेन मैन प्रॉब्लम शामिल है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, अब यहाँ पर केस बना दिया जाता है
कि बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि आदमी जो है बारिश में खड़ा है और बारिश भी बिल्कुल वर्टिकली नीचे गिर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बारिश किसी कोन पर गिर रहा हो और आदमी भी चल रहा हो। तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आदमी को जो है बारिश किधर से आती हुई दिखाई देगी और आदमी को छाता किधर खोलना होगा। जैसे हम भी प्रैक्टिकल महसूस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी अगर बारिश हो रही है और हम खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश बिल्कुल सीधे नीचे आ रही है, लेकिन जब हम अपने गाड़ी पर बैठ करके और आगे मूव करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बारिश हमारे चेहरे पर आ रही है। तो इसी टाइप से जो है कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। इसके अलावा आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक 2 डायमेंशन का मोशन है जिसमें पार्टिकल का एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट होता है और वाई में भी। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इन सब की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर, इसके बाद ग्रेविटेशन और एस्केप वेलोसिटी जैसे टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए। इसके बाद आपको पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन। इसके अलावा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और विस्कोसिटी ऑफ एलिमेंट्री आइडियाज। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये जनरल फिजिक्स के टॉपिक हैं। और इसके बाद ये जो यहाँ पर टॉपिक है यानी कि जनरल फिजिक्स के अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आपको क्लास 11 से कवर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जितना भी टॉपिक दिख रहा है ये सारे टॉपिक आपको क्लास 11 से कवर हो जाएंगे, क्लास 11 के फिजिक्स से। इसके बाद अगर रिलेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बीएससी का टॉपिक है। बीएससी मतलब ग्रेजुएशन का यहाँ पर एक सेगमेंट डाल दिया गया है। इसमें आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन क्या है, तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि एनर्जी और मास क्या है, इंटरचेंजेबल है, जिसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं E = mc²। इसके अलावा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो इन सब की चर्चा यहाँ पर कि मास में क्या चेंज होगा, सॉरी मास नहीं, यहाँ पर इसके डायमेंशंस में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन क्या है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट यानी कि हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, कहने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको हम लाइट के स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं, तो इस स्थिति में जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि जो ऑब्जर्वर जिस व्हीकल में बैठ करके चल रहा है उसकी लंबाई में कमी आई है और यहाँ पर समय जो है धीमा पड़ जाता है। समय क्या है, धीमा पड़ जाता है, इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसके बाद वेलोसिटी डिपेंडेंट मास, जैसे कि अगर हम E = mc² की बात करें तो एनर्जी और मास क्या है, इंटरचेंजेबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से चले या फिर करीब करीब लाइट के स्पीड से चले, मतलब कि स्पीड इतना होना चाहिए कि उसको हम लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी अगर हाई वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके मास में भी क्या आते हैं, वेरिएशन, तो ये सीखना है। और इसके बाद जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो कि E = mc² है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है आपका बीएससी से लिया गया है, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा, नेक्स्ट सेगमेंट जो है ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपको कहां पर मिल जाएगा, तो ये भी आपको क्लास 11 से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोग गैस लॉ की स्टडी करते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, गेल-लुसैक लॉ क्या है, या फिर एवोगैड्रो लॉ क्या है, तो इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। और इसके बाद कार्नोट इंजन जो कि एक हाइपोथेटिकल इंजन है, और ये इंजन जो है सबसे इफिशियंट माना जाता है, एक काल्पनिक इंजन है। और कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, ये आपको पढ़ना है। तो ये कोई बहुत वास्ट जो है आपका है नहीं, ये आपका क्लास 11 से कवर हो जाता है।
इसके बाद अगर ऑप्टिक्स में आते हैं, ऑप्टिक्स जिसको आप लाइट भी कहते हैं, तो ये आपको मिलेगा क्लास 12th में। और जब क्लास 12th की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हाइजीन साहब का प्रिंसिपल पढ़ना है। जैसे हाइजीन साहब के प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है आया था लाइट का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, जो कि न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। और इसमें न्यूटन साहब बताए थे कि लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी पार्टिकल है। तो हाइजन साहब जो है इसको बताया कि नहीं, लाइट जो है वेव है, और ये चर्चा की है कि लाइट कैसा वेव है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बल्कि मैकेनिकल वेव है। और जब इनसे मीडियम की चर्चा की गई तो एक ईथर मीडियम की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। इसके बाद लाइट का एक फिनोमेना जिसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। तो देखिए होता क्या है कि जब लाइट इंटरफेयर करते हैं तो यहाँ पर कई बार कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कुछ केसेस में इंटेंसिटी घट जाता है, जिससे कि हमारा लाइट ब्राइट या फिर डिम दिखता है। तो इस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा नहीं, इसके एलिमेंट्री आइडियाज को आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडियाज का मतलब कि बहुत डेप्थ का नॉलेज नहीं, ऊपर ऊपर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार का आपको माइक्रोस्कोप पढ़ना है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी जो है कोई मेजर सेगमेंट नहीं है, छोटा ही सही टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारा 4, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का सेगमेंट है। और ये भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो क्लास 12 से आपका कवर हो जाए। अब इसमें हम लोग गॉस थ्योरम की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम एक जुगाड़ है जिससे हम पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम मेजर कर पाते हैं। और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना है आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड पढ़ना है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इसको सीखना है। इसके अलावा जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें पढ़ना है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर कुछ नहीं है, जैसे हमारे पंखे में लगे हुए जो कंडेंसर होते हैं, तो कंडेंसर को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है, ये अपने अंदर एनर्जी को पहले से स्टोर करके रखता है। और जब हम किसी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि कई बार ये होता है कि हम पंखे के स्विच को ऑन तो करते हैं लेकिन पंखा हमारा रोटेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डंडे के सहारे अगर पंखे को रोटेट करा देते हैं तो फिर वो आसानी से रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब होता है कि वहां पर हमारा कंडेंसर खराब हो गया है और हम लोग कंडेंसर को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो जिसको आप कंडेंसर समझते हैं उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जैसे कि आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, तो इनकी चर्चा करते हैं। और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को पढ़ना है कि आखिर हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि कोई हम अगर सर्किट बना रहे हैं और इसमें एक से ज्यादा कैपेसिटर को हमें जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो जिस प्रकार से क्लास 10th में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन पढ़ना है सीरीज और पैरेलल में। इसके बाद ये मैग्नेटिज्म का आपका टॉपिक है, जिसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, कुछ जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, कुछ जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं। अब ये क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट के प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेट के प्रति वीक अट्रैक्शन को दिखाते हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसे मटेरियल हैं हमारे पास जो मैग्नेट के प्रति हल्का हल्का रिपल्सन को शो करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि इसी के बेसिस पर मैग्नेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो वो चीज पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये जो आपका सेगमेंट 4 है, ये कहां से कवर हो जाएगा, तो क्लास 12 से। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका सारा का सारा टॉपिक है क्लास 12 का। और इसमें आपको पढ़ना है क्रिचॉफ साहब का नियम और इनका एप्लीकेशन कहां पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर।
तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है कई सारे रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, इसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस का जनरली यूज करते हैं और बीच में एक और रेजिस्टेंस, मतलब 5 आप बोल सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा एक डिवाइस है जिस पर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का यहाँ पर आपको 2 रूल पढ़ना है, एक पॉइंट रूल और दूसरा लूप रूल। इसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। जैसे अगर किसी वायर से अगर हम करंट को पास कराते हैं तो ये वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म होने का क्या कारण है और कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो इन सब चीजों का स्टडी करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। इसके बाद एक मैग्नेटिज्म का टॉपिक, ये बायोट सावर्ट लॉ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है और लेंज लॉ पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपका थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपका क्लास 12 से जो है कवर होता है, जिसमें हम लोग एटम ऑफ मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसमें मेनली स्टडी हमें किसकी करनी है, तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो देखिए एटम को समझाने के लिए तो कई सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोर थ्योरी पढ़ना है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। इसके बाद हिजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। तो देखिए अगर हम बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो नील्स बोर के द्वारा एटम के पोजीशन को भी बता दिया गया और वेलोसिटी को भी बता दिया गया। लेकिन यही बात हिजेंसबर्ग के द्वारा बोली गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ नहीं बताते। तो ये जो ड्रॉबैक्स है नील्स बोर के हाइड्रोजन एटम में, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। और फिर जो है हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन क्या है, तो जब हिजेंसबर्ग साहब बताए कि किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो श्रोडिंगर साहब एक वेव इक्वेशन को डेवलप करते हैं कुछ अपना हायर मैथमेटिक्स को लगा करके, और ये बताते हैं कि अगर एग्जैक्ट पोजीशन को हम नहीं बता सकते तो कम से कम प्रोबेबल पोजीशन तो बता सकते हैं, कि एक्यूरेट नहीं तो कहां पर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज हम लोग फाइंड करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो ये भी आपका 12th के अंतर्गत कवर हो जाता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये भी जो है आपका क्लास 12 से ही आपका कवर होगा। और इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब सेमीकंडक्टर क्या है, तो देखिए सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे, जैसे कि अगर हम टीवी की ही बात करें तो वो वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करते थे। अब उसमें होता क्या था कि हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता था, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता था, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वेस्टेज वहां पर ज्यादा थी। तो अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर पर, और सेमीकंडक्टर के अंदर जो है ऐसा एलिमेंट आता है जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो सेमीकंडक्टर ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, यानी कि अगर इसको थोड़ा बहुत भी अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसकी बॉन्ड ब्रेक कर जाती है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए भी एक जुगाड़ लगाया गया, और जुगाड़ क्या था कि सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज को जोड़ा गया। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वाले इंप्यूरिटीज को जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ऐसे एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर जो है एक होल्स बन जाता है, तो इसको बोलते हैं, इसमें होल्स बनने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक तो कि आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, दूसरा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये पढ़ना है, और इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का मतलब कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन। तो इसकी स्टडी करनी है। इसके बाद एक डिवाइस है हमारे पास जीनर डायोड, इसकी स्टडी करनी है। इसके बाद ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करते हैं पीएन जंक्शन, ये समझना है। अब हाफ वेव और फुल वेव, तो देखिए सारा चीज को यहाँ पर समझना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। फिर आपको ट्रांजिस्टर्स पढ़ना है, और ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है कहां पर, तो कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि जब कॉमन बेस अरेंजमेंट होगा या फिर कॉमन इमीटर अरेंजमेंट होगा तो इनकी विशेषताएं पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है डेसिमल और बाइनरी सिस्टम और इनका इंटर कन्वर्जन, मतलब कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सीखना है।
इसके बाद हम लोग को लॉजिक गेट पढ़ना है, लेकिन कौन सा, तो बेसिक लॉजिक गेट पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है। अब देखिए बेसिक लॉजिक गेट का मतलब जैसे कि हमें पढ़ना है एंड गेट हो गया, और गेट हो गया और नॉट गेट हो गया, तो ये तीन आपके बेसिक गेट में आते हैं। तो लॉजिक गेट पढ़ना है और इनके लिए ट्रूथ टेबल क्या है और इनका जो है बुलियन अलजेब्रा क्या है, इसकी स्टडी हमें करनी है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका 6 to 8 साइंस के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये हूबहू सिलेबस आपका टीजीटी का है। तो टीजीटी का अगर सिलेबस है तो ये एग्जाम सहायक आचार्य का जो है ये आपका धैर्य का परीक्षा है। तो सिलेबस देख करके घबराएं नहीं, सिलेबस बिल्कुल आसान है और हम लोग जो है इसको काफी हद तक आसान बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि आईएएस एकेडमी जो है ये नाम का मोहताज नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर बिना किसी कंफ्यूजन के जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें तो इसके लिए डेमो क्लास भी कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो है आपका यानी कि साइंस 6 to 8 में जो आपका क्लास चलेगा फिजिक्स का, इसका टाइमिंग होगा 3 बजे से। इसका टाइमिंग क्या होगा, 3 बजे से। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो है ये आपका क्लास चलेगा। तो ओवरऑल ये सिलेबस जो है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो क्लास 11th और क्लास 12th से लिए गए हैं, जिसमें से एक थोड़ा सा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं रिलेटिविटी का, ये आपका बीएससी का टॉपिक है। और बाकी एग्जामिनेशन का और भी पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के डायरेक्टर सर का वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए ठीक है, तो हमारा बैच जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग आपका रहेगा 3 से 4 बजे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास के अंदर और वहीं पर हम लोग अपने सिलेबस को करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जोहार।